आज का जो अपना ई लेक्चर सेशन है दैट इज़ लेक्चर नंबर 24। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मीडिया प्लानिंग क्या होता है। अपन ने उसके कंसेप्ट पढ़े थे, फिर अपन ने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मीडिया प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज अपन बात करेंगे मीडिया प्लानिंग के बारे में। अगेन दोबारा से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमने लास्ट में देखा था और अभी अपन जो देख रहे हैं वो ये देखा था कि जब भी कोई एडवर्टाइज़र अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को कम्युनिकेट करना चाहता है विद आवर मैसेज, तो उसको एक अप्रोप्रिएट मीडिया का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया टारगेट ऑडियंस तक रीच करता है और टारगेट ऑडियंस तक अगर वो सही समय पे सही दिन पे पहुंच जाता है तो मैसेज अगर सही है तो कस्टमर उसका फीडबैक तुरंत देता है। तो मीडिया प्लानिंग जो फोकस करती है वो करती है आपके मैसेज की इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर टू द टारगेट ऑडियंस। तो मीडिया प्लान जो होता है ये आपकी मीडिया सिलेक्शन पे को गाइड करता है। इट रिक्वायर द मीडिया स्ट्रेटजीज, दैट इज़ कि प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो फिर हम बात करेंगे अपना मीडिया प्लानिंग प्रोसेस की। तो प्रोसेस जो है ये आपका 4 पॉइंट्स में कवर होता है। सबसे पहला आता है आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर हम देखते हैं हमारा सेटिंग द मीडिया ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपका डिटरमाइन द मीडिया स्ट्रेटजीज़ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिया प्लानिंग। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या कहता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, किस पर्सपेक्टिव में, मीडिया के पर्सपेक्टिव में, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, ये सारी बातें हम एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर देखते हैं। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस जब हम देखते हैं तो एक मार्केटर के लिए कंसेप्ट आता है सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस कहता है कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपकी कंपनी से रेलिवेंट है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी हैज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन, किस तरह से, चाहे वो प्राइमरी रिसर्च करे चाहे सेकेंडरी रिसर्च करे, वो अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है। ये देखती है कि मीडिया से उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा आता है आपका मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके मीडिया ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कंपनी की हेल्प करती हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव जो हमें समझ में आते हैं रिगार्डिंग द मीडिया, पहला आता है रीच। रीच का नंबर है कि आप कितने नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड को एक्सपोज कर पाते हो अपने मैसेज के थ्रू, यदि आप एक पर्टिकुलर मीडिया को यूज़ करते हो इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ लोग इनको कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ रीडरशिप। तो यदि आप एक नीचे लिखी इमेज को देखें तो उसमें समझ में आता है कि एक एडवर्टाइज़र ने एक एडवर्टाइजमेंट को 1 से लेके 20 बार दिखाया। तो उसमें नॉर्मली इसमें दिखा रहे हैं कि टोटल एक्सपोज़र है आपका 400 ग्रॉस रीच पर पर्सन, जबकि इफ़ेक्टिव जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 221 ERP इफ़ेक्टिव जो आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप एक एडवर्टाइजमेंट को 1 से लेके 3 बार तक दिखाते हो तो वो कभी कभार इन इफ़ेक्टिव तक के केस में पहुंचता है। यदि आप उसको 4 से 10 में दिखाते हो तो वो इफ़ेक्टिव होता है, 10 से ऊपर दिखाने पे वो एक्सेसिव हो जाता है, और यदि वो 14 के बाद जाता है तो वो नेगेटिव एक्सपोजर देना शुरू कर देता है। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि यदि एक एडवर्टाइजर अपने एक पर्टिकुलर मीडिया में अपने कंज्यूमर को अप्रोच करते वक्त अपना मैसेज 10 से ज़्यादा और 4 से कम बार दिखाता है तो उस एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफ़ेक्टिव एक्सपोजर क्या रहा, 4 to 10 टाइम्स इन अ पर्टिकुलर डे ऑन अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, यही हमारे लिए अप्रोप्रिएट रीच हो सकता है। अब आता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए।
तो ये एक जो फॉर्मूला आता है वो आता है टोटल एक्सपोज़र फॉर ऑल हाउस होल्ड। कितनी बार आप एक्सपोज़र करना चाहते हो, उसमें आपने कितनी बार उसको रीच आप लेके चल रहे हो। तो जैसे नंबर ऑफ़ टोटल एक्सपोज़र है आपका 400, और यदि आप इसमें से देखते हैं कि हम 4 to 10 टाइम्स हम रीच करना चाहते हैं, और आपका इसमें मान लीजिए कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपको इसमें लेने हैं वो आप देख सकते हैं। तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हम एक एवरेज निकाल सकते हैं कि एक पर्सन को हमें कितनी बार एक एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, तो रीच हम लेके चल रहे हैं प्लस नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड हम लेके चल रहे हैं, और यदि हम उसका एवरेज निकाल लें तो हम लोगों को पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या आ रही है। फिर आता है आपका कंटिन्यूटी। इसका कंसेप्ट ये कहता है कि यदि एडवर्टाइजमेंट हम कंज्यूमर को कम दिखाते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर जो होता है उस एडवर्टाइजमेंट को भूल जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बार बार कंपनी अपने आप को एडवर्टाइज करती रहती है, कस्टमर के माइंड में रिमाइंड कराती रहती है रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द कंपनी या उसका एग्जिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल है। तो कॉन्टिन्यूटी भी हम 3 तरीके से शो कर सकते हैं: कंटिन्यूटी पैटर्न, पल्सुएटिंग शेड्यूल और डिसकंटिन्यूस शेड्यूल। कंटिन्यूस पैटर्न क्या कहता है कि ये एक कंपनी की स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेन को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ करती है, दिखाती है। जैसे हम देखते हैं साल्ट, सोप, डिटर्जेंट, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट पूरे दिन पूरे साल आते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, कोई भी फेस्टिवल हो। फिर आता है आपका पल्सुएटिंग स्केड्यूल। ये नॉर्मली एक ब्रेक के बाद कस्टमर्स को दिखाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे समर में इनकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो जाती है, फेस्टिवल्स पे दोबारा से ब्रेक लेके ये शुरू हो जाते हैं ताकि गिफ्ट के तौर पे विंटर में हम इनको बेच सकें। चॉकलेट्स या ग्रीटिंग कार्ड्स भी हमारे लिए फेस्टिवल सीज़न में आते हैं, ब्रेक वाइज आते हैं, यानी जब फेस्टिवल आते हैं तभी इनके एडवर्टाइजमेंट आने शुरू होते हैं। फिर एक आता है डिसकंटिन्यूस, कि इसके अंदर हम अपने एडवर्टाइजमेंट को एक ब्रेक इंटरवल के लिए रोक देते हैं, और उस ब्रेक में हम कोई एडवर्टाइजमेंट शो नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमने ड्यूरेबल्स का आइटम लिया, जितने भी ड्यूरेबल्स के आइटम हैं ये सबसे ज़्यादा हमें गर्मियों के सीज़न में दिखाई देते हैं। देन उसके बाद हमें ये इस ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में दिखाई देते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास कूलर या अदर थिंग्स असर नहीं करती क्लाइमेट की वजह से, तो उस टाइम पीरियड पे एयर कंडीशंस के एडवर्टाइजमेंट सडनली बढ़ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिसकंटिन्यूस शेड्यूल। फिर आता है आपकी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट हम 2 तरीके से मेथड कर सकते हैं मीज़र। पहला आता है CPM मेथड, जैसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर 1000 मेथड, यानी कि कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपकी एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए, उसमें आपका कितने नंबर ऑफ़ सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, और इनटू बाय 1000। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमने देखा कि एक मैगज़ीन A है और एक मैगज़ीन B है। A मैगज़ीन में हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2,10,000, बी में आ रही है 2 लाख। सर्कुलेशन ए का जो है 20 लाख है, 40 लाख, और उसका है 35 लाख। यदि हम दोनों का CPM मेथड यूज़ करें तो हमें दिखाई देता है मैगज़ीन ए की जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 52.5, और बी की जो आ रही है 57.14। तो एज़ पर लो कॉस्ट हम देख सकते हैं कि हमारा सर्कुलेशन मैगज़ीन ए का हमारा ज़्यादा है, और उसका जो कॉस्ट पर हमारे लिए आ रही है वो कम आ रही है, तो वी कैन चूज़ मैगज़ीन नंबर A। फिर हमने देखा कॉस्ट पर रेटिंग, CPRP मेथड, कि यूनिट कॉस्ट ऑफ मीडिया व्हीकल डिवाइडेड बाय रेटिंग ऑफ द प्रोग्राम।
तो जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर मान लीजिए हमारी टारगेट कस्टमर की कॉस्ट जो हमें लग रही है वो हम काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो जैसे हमने देखा कि अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, कॉस्ट पर स्पॉट जो आ रही है प्रोग्राम ए की वो आ रही है 5,000। यदि हम उस एडवर्टाइजमेंट को एक सीरियल में दिखाते हैं तो एक की आ रही है 5,000 और एक की आ रही है 4,500। प्रोग्राम ए जो हम दिखा रहे हैं उसकी जो टीआरपी रेटिंग है वो है 16 और प्रोग्राम ए बी की जो रेटिंग है वो है कम 90, मतलब ज़्यादा। यहाँ पे रैंक वाइज चलता है। जो प्रोग्राम ए है वो है रीच 4 लाख लोगों तक और वो है 4,50,000 पर। तो अकॉर्डिंग टू पर टारगेट कस्टमर रीच हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम ए की कॉस्ट आ रही है पर पर्सन तक पहुंचने की वो ज़्यादा आ रही है और जो आपकी प्रोग्राम बी की जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपकी कॉस्ट किसी एपिसोड की कम आ रही है और इसका सर्कुलेशन ज़्यादा है तो भले ही अगर उसकी रेटिंग कम होगी तो भी आपकी कॉस्ट उसमें क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि उसका सर्कुलेशन ज़्यादा है, उसकी रीच ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट जो है पर स्पॉट वो कम आ रही है। फिर आता है आपका डेवलपिंग द मीडिया स्ट्रेटेजी। ये जो मेथोडोलॉजी है ये हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम कोई मीडिया प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने टारगेट ऑडियंस का डिसीज़न करना है कि टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी होगी। फिर आता है आपका मीडिया सिलेक्शन। मीडिया सिलेक्शन क्या है कि हमें राइट मीडिया, अप्रोप्रिएट मीडिया चूज़ करना है ताकि हम उस मीडिया व्हीकल के थ्रू हम अपने मैसेज को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, डिलीवर कर सकें अपने किसको, टारगेट कस्टमर को। तो इसके अंदर हमें 2 डिसीज़न लेने हैं। पहला, हमारी जो मीडिया क्लास है वो कौन सी है, यानी कि हम कौन से मीडिया के थ्रू रीच करना चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस का साइज़ क्या है, हमारे पास कितना बजट है और हमारा कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहा है और हमारे पास इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के रिगार्डिंग कितनी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आता है आपका सिलेक्शन ऑफ मीडिया। तो मीडिया सिलेक्शन करने के लिए हम लोग वी गेट कि हमारे को वो मीडिया अप्रोप्रिएट चूज़ करना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट के साथ रिलेट करता हो, सूट करता हो। ऐसे ही हमारा जो मीडिया व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी ऑडियंस को सूट करता हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी लोकल एरिया में हम किसी गांव के अंदर टेलीविज़न के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं पर उस गांव में अगर बिजली नहीं आ रही तो टेलीविज़न इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मीडिया व्हीकल। तो हम कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं, हम मैसेज भी बना रहे हैं, पर हमारा जो व्हीकल है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो टेलीविज़न इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मीडिया। ब्रॉडकास्ट हो सकता है, तो ब्रॉडकास्ट में यदि आप देखते हैं रेडियो हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें व्हीकल भी देखना पड़ेगा। देन वी गो फॉर द जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपका मीडिया है, सिलेक्शन ऑफ मीडिया व्हीकल है, वो जियोग्राफिकल वाइज, लोकेशन वाइज भी क्या करे, आपके मीडिया और आपके प्रोडक्ट को सूट करता हो। देन वी गो फॉर द मीडिया स्केड्यूल। मीडिया स्केड्यूल में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका टाइमिंग, कि आपका जो कस्टमर है वो कौन से पर्टिकुलर टाइम में आपके प्रोडक्ट को देखना पसंद करेगा। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करते हैं, एसी बनाते हैं, तो एसी के लिए अप्रोप्रिएट टाइम हमारे लिए जैसे समर है। आप विंटर क्लोथ बनाते हैं तो आपके लिए विंटर अप्रोप्रिएट टाइम है। आप चॉकलेट्स में डील कर रहे हैं तो आपके लिए फेस्टिवल सीज़न अप्रोप्रिएट है। तो वी गो फॉर द टाइमिंग। ऐसे ही हमें अपना कैंपेन कब करना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट जैसी गर्मियाँ आती हैं तो शुरू होता है। कोको कोला अपने प्रोडक्ट को फेस्टिवल सीज़न पर ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि फेस्टिवल्स में लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जो अपने यहाँ जो मेजर फेस्टिवल आते हैं वो कई बार ऐसे मौके पे आते हैं जहाँ सर्दियाँ कम होती हैं, तो वहाँ पे फेस्टिवल पे वो अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करता है। उसी तरीके से आप देखिए हम अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी अपने मीडिया प्लान का स्केड्यूल बना सकते हैं। देन वी गो फॉर द कंटिन्यूटी डिसीजन, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आपका स्केड्यूल क्या है, क्या आप कंटिन्यूस में कर रहे हैं, पल्सूटिंग में कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस में कर रहे हैं, जो अपन ने पहले ऊपर पढ़ा था। फिर वी गो फॉर द मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग क्या कहता है कि हम उस पर्टिकुलर मीडिया को अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने के लिए कंसीडर करते हैं, उनके साथ प्राइस नेगोशिएट करते हैं, प्लेसमेंट नेगोशिएट करते हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट को क्या उनको दे देते हैं।
और लास्ट पॉइंट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर लिखा है कि आप अपने जितने भी आपने ऊपर लिखे तीनों पॉइंट थे उनकी समरी आप देखिए, उनको ओवरव्यू करिए और अब उसके बेसिस पे आप क्या करिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करिए।